डेट है 14 अक्टूबर, समय है रात के 8 बज गए हैं। हमारी गाड़ी चार्ज है 94% और 299 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। जिन लोगों ने मेरा पहले का ट्रिप देखा था नेपाल का, मैं और पाजी गए थे, तब हुआ ये था कि वहाँ पर जो एक नदी है वो तो बाढ़ आई हुई थी, तो उसकी वजह से हमारे को अपनी गाड़ी की एंट्री नहीं मिली थी नेपाल जाने की। इस बार हम अपना पर्पसली नहीं जा रहे वहाँ पे, तो हमें पहले थोड़ा सा काम है बरेली के अंदर। वहाँ पर हमारे को एक हॉस्पिटल का NICU सेटअप करना है और उसके बाद वहाँ से फ्री हो के हम आगे नेपाल की तरफ जाएंगे। तो अभी इस टूर पे हम लोग 3 लोग हैं, एक पर्सन और हमें आगे ज्वाइन करेंगे। तो मेरे साथ है नरेंद्र और मेरे साथ है सनी। तो ये MG विंडसर 38 किलोवाट का बैटरी पैक है। ये पहली गाड़ी बन गई है जो गोवा होकर आ गई है, मुंबई होकर आ गई है। जो अभी रिसेंटली आपने अगर मेरा व्लॉग देखा तो स्नोफॉल में मनाली से आगे सिसु विलेज तक होकर आई है, गुजरात होकर आई है, राजस्थान हो आई है, महाराष्ट्र घूम ली है और अब ये रेडी है दोबारा से नेपाल की तरफ जाने के लिए। कोई भी EV जो लेना चाहता है तो सबसे पहले कमेंट वो यही करते हैं कि EV इज़ नॉट मेंट फॉर द हाईवे, EV कार्स आर ओनली फॉर सिटी कार्स। तो इस मिथ को दूर करने के लिए हम लोगों ने अभी तक 22-23 ट्रिप करे हैं, जहाँ पर हमने मनाली गए हैं, बीर बिलिंग गए हैं, काफ़ी जगह इससे ट्रैवल कर चुके हैं। और आज हम इसको लेकर जाएंगे दोबारा से नेपाल। वहाँ पर क्या EV का कल्चर है, वहाँ पर क्या चार्जिंग की कॉस्ट है, ये सारा कुछ पहले भी मैं बता चुका हूँ। इस व्लॉग में भी मैं आपको दोबारा बताऊँगा। तो हमारे 29 किलोमीटर पार हो चुके हैं और रेंज हमारी अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास जा चुकी है। ये है कि हम लोगों की गाड़ी रुकी हुई थी, हम लोगों ने 2 घंटा हमने वेट किया कहीं पे ट्रक लोड होने का। तो हम गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे AC चलाकर। तो उस हिसाब से नोट करोगे तो कोई भी गाड़ी में रेंज ड्रॉप का इशू नहीं है अभी तक। तो 216 किलोमीटर और दिखा रहा है, 3 घंटा 38 मिनट का टाइम दिखा रहा है। तो एक बार हम रास्ते में चार्ज लेंगे और वो ज़्यादा दूर नहीं लेंगे, वो हम यहीं लेंगे गढ़मुक्तेश्वर के आसपास जाकर। यही अभी तक हमारा प्लान है। और उसके बाद हम सुबह पहुंचेंगे, वहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन करेंगे, एक हॉस्पिटल में, 2 हॉस्पिटल में। इन टोटल हमारे को 2 हॉस्पिटल में कुछ सामान इंस्टॉल करना है और उसके बाद हम अपना आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ पर भी जो भी चार्जिंग की कॉस्ट आ रही है, हमारा क्या टाइम लग रहा है, क्या चार्जिंग का टाइम लग रहा है, क्या चार्जिंग की कॉस्ट आ रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करूँगा इस टूर के अंदर। चल चुकी है 40 किलोमीटर, 252 किलोमीटर की और रेंज बची है। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड में रास्ता कट रहा है हापुड़ का, तो हमें इस रोड पर जाना है और आगे कंटिन्यू करनी है अपनी जर्नी। और यहाँ से बरेली जहाँ हमें जाना है वो है सिर्फ 205 किलोमीटर। तो गाड़ी हमारी चल चुकी है 53 किलोमीटर, 240 किलोमीटर की रेंज बची है। हाँ, बरेली हमारा बचा है 192 किलोमीटर। टोल टैक्स आ गया है नंबर 2। टोल टैक्स का नाम है छिजारसी टोल प्लाज़ा। ये आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा था। आगे जो जा रही है स्विफ्ट, तो उसका पीछे का गार्ड टूटा हुआ है, लटका हुआ है, सड़क पे टकराते हुए जाएगा। और ये सारे टोल टैक्स मुझे पड़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मेरे पास है एनुअल पास। पिछले अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने से जब से मैंने 80 टोल टैक्स पार कर चुका हूँ। एक साल में गवर्नमेंट आपको 200 टोल टैक्स देती है। तो नॉट वर्किंग, आगे जाके चेक करते हैं, क्योंकि पीछे टाटा वाला चार्जर चल नहीं रहा था। तो हमने अब चार्ज किया है। एक नई ऐप दिखी मुझे यहाँ पे, इसका नाम है रिलायबल चार्जर। शिवा ढाबा के ऊपर थी ये। अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें बार बार गन निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर चार्जिंग ड्रॉप होती है किसी भी रीजन से, जैसे यहाँ लाइट गई 1-2 बार, ये अपने आप ही ऐप से अगर गन लगी है तब भी स्टार्ट हो जाती है, अगर आप ऐप से स्टार्ट करते हो तो रात को लग रही थोड़ी सी झपकी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा नैप लिया। अब जब सुबह उठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो गया है अचानक से। अभी तक दिल्ली में या मेरे को बाहर कहीं पे कोहरा देखने को नहीं मिला, रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ, पर आज पहली बार मुझे कोहरा देखने को मिल रहा है। ऑल दो ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हमें जाना है, अप्रॉक्सीमेटली में लगेंगे 30 से 40 मिनट। वहाँ से हम अपना काम निपटा के फिर निकलेंगे फटाफट नेपाल की तरफ। कार हमारी 48% चार्ज भी है अभी, तो रास्ते में देखना पड़ेगा कि चार्जर कहाँ पर है, इसके बाद वहाँ पर चार्ज करेंगे। एक चीज़ जो मैं कई बार फंस जाता हूँ वो ये है कि मैं प्लान करके नहीं निकलता, मैं बिना प्लान करे ही निकल जाता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ठीक है। ये कह रहा है मैं बैठता हूँ तो दर्द उठता है और दर्द उठता है तो बैठ जाता हूँ। हुआ क्या, बता दो दे। तो एक हॉस्पिटल में हमारा सेटअप हो गया है। गाड़ी हमारी 39% अभी भी चार्ज है। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल की तरफ। ये है पीलीभीत रोड के ऊपर। तो जब तक हमारे लड़के ये इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा है, तब तक मैं अपनी गाड़ी चार्ज कर लेता हूँ।
पीलीभीत से नेपाल का जो बनबासा का रास्ता है वहाँ पे कोई भी चार्जर चल नहीं रहा है। एक टाटा का चार्जर है जो कि वर्किंग नहीं है। तो अब मुझे 20 किलोमीटर उल्टा जाना पड़ रहा है नैनीताल वाले रोड पे, वहाँ से मुझे गाड़ी चार्ज करके आनी है। फाइनली इसने टाइम तो किलोमीटर तो 6 कम कर दिए, 18 के 12 कर दिए, और टाइम बढ़ा दिया। जो 25 मिनट दिखा रहा था उसके 30 मिनट कर दिए। वो इसलिए भी होगा कि क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो है और टूटा हुआ भी रोड है, अंदर का एरिया थोड़ा सा। अच्छा खासा रास्ता बाहर का दिखा रहा था, काम का पंगे लेने की आदत पड़ गई है। इतना ख़राब रास्ता है, इतना ख़राब रास्ता है भाई साहब। आगे ट्रक जा रहा है, धुआं धुआं कर गया पूरा, ये इतनी तेज़ निकला है कुछ नहीं है। देखो बादल छटे, ये टीवी निकल कर आ गया। पर भाई ईवी कार हो ना हो, पर ईवी तो हर जगह फैल चुकी है। देखो यहाँ कार है, सामने एक वो स्कूटी जा रही है ईवी वाली है, उसके आगे ये ऑटो सा जो चलता है, ये आजकल ये जो ऑटो सा चलता है आजकल, ये भी इलेक्ट्रिक हो गया। तो इलेक्ट्रिक तो हर जगह फैल चुका है, जहाँ सड़क हो ना हो, छोटे छोटे गाँव हो। यहाँ पे जो मेरे को HP का चार्जर मिला, भी तो मैं गाड़ी ऑन करके बैठा हूँ, तो इसमें 389 वोट और 117 और 118 एम्पेयर के बीच में चल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 46 किलोवाट की चार्जिंग ले रहा है। और चार्जर पे ये चार्जर ऐप पे ये चार्जर 30 किलोवाट का लिस्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रही है मेरे को 45 किलोवाट। तो शायद 30-60 होगा, खाली पड़ा है इसलिए। और MG वेंसर मेरी वाली 45 किलोवाट से ऊपर लेती नहीं है, तो ये 45-46 के बीच में आ रही है। अगर अब तो अभी मैं गाड़ी चार्ज करके वापस जा रहा हूँ जहाँ हॉस्पिटल में मुझे पहुँचना है। अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर दूर है और मेरी रेंज बची है 307 किलोमीटर की। तो मोटा मोटी 20 किलोमीटर की रेंज तो मेरी ऐसी ड्रॉप हो गई वहाँ से आने और वापस जाने में। रोड है ना बरेली से पीलीभीत वाला, इस पर कोई भी चार्जर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक इंफ्रा की शॉर्टेज है। इसके जो पैरेलल रोड एक और जाता है जहाँ से मैं आया हूँ अभी, वो था बरेली से नैनीताल वाला रोड, उसके ऊपर फिर भी चार्जर अवेलेबल है। तो बाहर मैंने गाड़ी लगाई है, तो यहाँ से दिख रहा है कि काफ़ी मशीनें लग चुकी हैं। सब ऑर्डर आ गया 66 किलोमीटर, रेंज बची है हमारी 278 किलोमीटर की, 87% बैटरी बची है। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया पीलीभीत पार करेंगे और उसके बाद हम पहुँचेंगे बनबासा, और वहाँ से हम नेपाल की एंट्री का देखेंगे। टाइम ऑलरेडी यहाँ पे 3:52 हो चुका है हमारा। बॉडी जो लास्ट टाइम हम रह गए थे बॉर्डर के पार ही, गाड़ी खड़ी करके हमारे को उस तरफ जाना पड़ा था, आज ऐसा ना हो। 28 किलोमीटर यहाँ से बनबासा बॉर्डर रह गया, टाइम दिखा रहा है 1 घंटा। तो रोड बिल्कुल ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा टाइम दिखा क्यों रहा है। थोड़ा सा ये अचानक से पैच ख़राब है, पर ये मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दूर का ऐसा पैच ख़राब होगा। तो पिछले आधे घंटे से हम ऐसी गंदी सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सड़क है ये उत्तराखंड के अंडर आती है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर। तो मैं ये सोच रहा था अगर ये ईवी कार ना होती, अगर ये पेट्रोल कार होती और मैनुअल होती, तो इसका तो मैं बार बार गियर चेंज करके और उसी में परेशान हो जाता। अभी हम नेपाल नहीं पहुंचे, लेकिन हमारे पीछे एक गाड़ी चल रही है, वो नेपाल की गाड़ी है। मैंने अक्सर बाइकें देखी हैं इंडिया में, बॉर्डर के आसपास के एरिया में नेपाल की, लेकिन नेपाल की कारें बहुत कम देखी हैं। ये पीछे आ रही है स्कॉर्पियो है, नेपाल नंबर है। नेपाल नंबर की पहचान होती है, रेड कलर के नंबर्स होते हैं इनके। ये देखो, तो ये हमारी पर्ची कटी है एक हेड वर्क्स खंड शारदा नहर की, ये नदी पार करने के लिए। इसके बाद नेपाल के अंदर कोई गड्ढा चौकी है, वहाँ पे हमारी पर्ची कटेगी। तो रेंज बची है 200 किलोमीटर की। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नेपाल की तरफ। हमारी बैराज है, इसको कहते हैं शारदा बैराज। एक एक गाड़ी करके जा रही है यहाँ से। यहाँ पर एक बार में एक ही गाड़ी जाती है, जिसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ। ये सामने से बाइक आ गई है, इसका निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। नीचे ये डैम, अगर आपको दिखा पाऊँ मैं, नीचे काफ़ी बड़ा डैम है। लास्ट टाइम जब मैं आया था ये पूरा भरा हुआ था। अभी हमारे नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन 2-4-5 मिनट के बाद ये नेटवर्क सारे उड़ जाएंगे। ये अच्छी चीज़ हुई कि हम उस टाइम पे आए जब इस हमारी वाली साइड की एंट्री खुली हुई थी, नहीं तो कभी उस साइड की एंट्री खुली होती तो आपको 2-2 घंटा वेट भी करना पड़ता है। पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ है, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, तो अगर यहाँ दिखा पाऊँ पूरा दिख रहा हो नीचे तक, तो बहुत तेज़ है। प्रेशर तेज़ होने का मतलब ये है कि यहाँ के डोर खुले हुए हैं, क्योंकि डैम के अंदर बहुत सारे डोर्स होते हैं, गेट होते हैं। तो यहाँ का गेट खोला होगा तो यहाँ से पानी काफ़ी तेज़ निकल रहा है, बाकी गेट बंद होंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ आ गई है लास्ट इंडिया की चेक पोस्ट। वो कहते हैं गड्ढा चौकी। और ये सारे बाइकर खड़े हैं जो सारा दिन अप डाउन करते हैं। यहाँ की सवारियाँ वहाँ ले गए, वहाँ की सवारियाँ यहाँ ले आए। एंटर करते ये सारी बसेस जो खड़ी हैं सब की सब ईवी। तो रात को हमारा ये स्टे था होटल ओपेरा भीमदत्त के अंदर, जिसको महेंद्र नगर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अच्छा होटल इस एरिया में यही था। टैरिफ अप्रॉक्सीमेटली 2500। हम हैं नेपाल के भीमदत्त के अंदर।
गाड़ी हमारी 56% चार्ज है, 176 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। यहाँ से अब हम जाएंगे बाहर, अपनी गाड़ी चार्ज करेंगे और देखते हैं नेपाल के अंदर क्या रेट है, ईवी चार्जिंग के क्या रेट्स चल रहे हैं, और बाकी लोगों से कुछ बात करके देखते हैं यहाँ पर ईवीज़ के बारे में। और उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, 2-4 जगह और घूमेंगे और उसके बाद फिर दोबारा वापस निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। हमें बहुत सारे बॉर्डर से कनेक्टेड है, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपके पास, आपके सबसे नियर बाय कौन सा नेपाल का बॉर्डर लगता है जहाँ। नेपाल में CCS2 के अलावा एक प्लग और यूज़ होता है जिसको कहते हैं GPT। ये यहाँ पे ट्रैवल बसेज में यूज़ होता है। जीबीटी है। अच्छा, बस ये वाला। GPT है। हाँ, हाँ, कार वाला इसमें है CCS2। ओके। तो CCS2 आपके पास है, हाँ वो पीछे है। हाँ बस जीबीटी भी है, CCS2 भी है। GPT क्या होता है? जीबीटी में तो सिंगल है, दो CCS2 में हमारी कार में डबल है। हाँ, उतना ही फर्क है। अच्छा, हाँ, हमारे पास 3 इधर है, 2 पीछे है, 5 गन है। तो यहाँ पे चार्जिंग रेट क्या है? चार्जिंग रेट वही नेपाली रेट तो 7। अच्छा, हाँ, परसेंट का लगाता है। गाड़ी मान लो 50% चार्ज है, हाँ, मेरी अभी पूरी चार्ज करी, तो कैसे पता चलेगा आपको कितना लगा? परसेंट का लेना है, परसेंट। पर परसेंट लेते हो आप? हाँ, पर परसेंट पर 7 किलो का नहीं, पर परसेंट। पर परसेंट। हाँ तो पर जैसे बस की परसेंट तो बहुत बड़ा बनता होगा, हाँ मेरे वाले का बहुत छोटा बनेगा। हाँ, वो तो अब गाड़ी देख के, इसका तो 8 है, उसका 7। अच्छा, कार का 7 है। हाँ हाँ, ओके। छोटा है ना। हाँ, हाँ, इसीलिए। ओके। ये गन वाला हो गया 40 किलो हाँ। डीसी चार्ज। हाँ, 30 का भी होता है, 40 का होता है, आपने 60 का है, सब 40 के हैं हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ हमारी गाड़ी चार्जिंग पे लग गई है। 7 रुपये नेपाली में पर परसेंट हमारे को चार्ज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा खर्चा आएगा 50% गाड़ी चार्ज करने का 350 रुपया नेपाली के अंदर। और इंडियन करेंसी में जाओगे तो सिर्फ 200 रुपये में हमारी गाड़ी चार्ज हो जाएगी 50%, और 400 रुपये में पूरी गाड़ी चार्ज हो सकती है। अब अगर यहाँ बड़ी गाड़ी होती तो और फायदा होता। मुझे यहाँ से भीमदक से मैं एंटर कर गया नेपाल के अंदर, हाँ और मुझे अंदर से काठमांडू तक जाना है क्योंकि 600-700 किलोमीटर है हाँ और पहाड़ी रास्ता होगा सारा। हाँ, तो यहाँ पे अंदर रास्ते में चार्जर है, रास्ते में है। रास्ते में हाँ चार्जर है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई यहाँ पे कोई उसकी मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, ऐसी शॉप्स हर जगह हैं जहाँ पे चार्ज होती है। हाँ हाँ, ठीक है। ऐप्स भी है, वैसे भी है। अच्छा, ऐप्स भी दोनों है और ऐसे भी है। ऐसे भी। तो सामने खड़ी है नेपाल भारत की मैत्री बस, यहाँ पे बस सर्विस भी है इंडिया से। तो फाइनली मैं इंडिया एंटर कर चुका हूँ। इंडिया तक पहुँचने में, क्योंकि मैंने बॉर्डर पे चार्जिंग करी थी, ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 1% बैटरी मेरी गई है। तो अभी हम पहुँच गए हैं शारदा ब्रिज के ऊपर। इस शारदा ब्रिज को पार करके आप इंडिया में एक्चुअली एंटर करते हो। ये एक मेन ब्रिज है, डैम है बीच में। तो यहाँ पर एक बार गाड़ियाँ उस तरफ से छोड़ी जाती हैं, जैसे मैंने रात को बताया था, एक बार गाड़ियाँ इस तरफ से छोड़ी जाती हैं। तो अभी सारी गाड़ियाँ वेटिंग में लगी हुई हैं, ये दिखा देता हूँ मैं आपको आगे। ये देखिए, और वो सामने ब्रिज है वहाँ पे, यहाँ पर गाड़ियाँ सारी वेटिंग में लगी हैं। खुल जाएगा तो हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर देखते हैं कितनी देर में खुलता है। कभी कभी 2-2 घंटे तक लग जाते हैं इसको खोलने में। तो उस तरफ से सारा ट्रैफिक छोड़ दिया गया, लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ पे सारी डैम के ऊपर से गाड़ियाँ आ रही है। तो भैया हमारा खुल गया, ये आ गया हमारा डैम, इसको हम करेंगे पार और वापसी पहुंच जाएंगे इंडिया।